very good morning, students. Today we are going to revise the topic, the Delhi Sultans from the history. As you have told me to explain a few pages from the chapter, so let me explain that. So when we are talking about the Delhi Sultans, इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था that was about new kings and kingdoms. ठीक है, कैसे न्यू किंग्स बने, किंगडम्स बने, कई समंतास थे, दे गेन द पावर. देन एट द लास्ट वी स्टडीड अबाउट चोलास कि साउथ में भी एक एम्पायर सेटअप हुआ था, चोला एम्पायर था. अब इस टाइम तक किसी ने भी दिल्ली को अपनी कैपिटल नहीं बनाया था. सो फार नो वन हैज मेड दिल्ली एज अ कैपिटल. तोमारा राजपूत्स वर द फर्स्ट those who made Delhi as a capital. Later on they were defeated by the Chauhans. ठीक है, तो चाहमनास ने उनको डिफीट कर दिया था. अब इसके बाद एक डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी, एक रूल स्टार्ट हुआ था दिल्ली सल्तनत. हमने मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ा था लास्ट चैप्टर में. सो व्हेन ही रिटर्न बैक, उसने अपनी टेरिटरीज अपने कुछ मिलिट्री जनरल्स को रूल करने के लिए दे दी थी. सो यहाँ से हमारा दिल्ली सुल्तान्स का चैप्टर स्टार्ट होता है, जहां से जो फर्स्ट डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी दैट वाज स्लेव डायनेस्टी. दैट वाज स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक. ही हिमसेल्फ वाज द स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी. वो मोहम्मद गौरी का स्लेव था, उसका मिलिट्री जनरल था, बहुत ट्रस्टवर्दी था. तो जब तक मोहम्मद गौरी अलाइव रहा तब तक वो एज अ जनरल बन के वहां पे रूल करता रहा. लेटर ऑन जब मोहम्मद गौरी डाई हो गया, मर गया, तो उसके बाद वो इंडिपेंडेंटली रूल करना शुरू करते. तो यहाँ से दिल्ली सुल्तान स्टार्ट हुए, स्लेव डायनेस्टी. जो पहली डायनेस्टी आई स्लेव. So one student said कि मैम please explain the page number 31, the rulers of Delhi. बेटा it's just only for your reading purpose कि जो फर्स्ट टू हैं, जो हम राजपूत डायनेस्टी की बात कर रही हैं, तोमाराज एंड चौहान्स, these are not included in the Delhi सुल्तान्स. ये दिल्ली सुल्तान्स में इंक्लूड नहीं होते. We started it with the टर्किश रूलर्स, जिनको हम ममलुक भी कहते हैं, स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं. Early Turkish rulers were known as slave dynasty rulers, or we tell them as a Mamluk also. इसको स्टार्ट किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक. तो यहाँ पे जो नेम दिए हुए ना, कुछ फेमस रूलर्स के दिए हुए हैं. हर एक डायनेस्टी में से कुछ फेमस रूलर्स. बेटा जब कोई डायनेस्टी स्टार्ट होती है ना, some rulers were very much strong. मोस्टली जो पहले वाले रूलर्स होते हैं, जो बाद के रूलर्स होते हैं ना, दे वर नॉट एज मच एज पावरफुल और एज मच एज कैपेबल टू होल्ड द पोजीशन. So that's why in this table they have mentioned only the names of those rulers जिन्होंने कुछ सिग्निफिकेंट वर्क किया है, जो बहुत ज्यादा पावरफुल रहे हैं. तो स्लेव डायनेस्टी में कुतुबुद्दीन ऐबक है. इल्तुतमिश का नाम क्यों आता है? क्योंकि उसने अपनी डॉटर को रूलर बनाया था. So who was the daughter of Iltutmish? रजिया सुल्तान, विमेन रूलर. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी आती है खलजी डायनेस्टी, जिसमें हम अलाउद्दीन खलजी के बारे में पढ़ेंगे. देन तुगलक डायनेस्टी में बेसिकली हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मोहम्मद तुगलक के बारे में. देन सैयद देन लोधी डायनेस्टी. आपने सिंपल इसमें एक सीक्वेंस लर्न कर लो कि कौन सी डायनेस्टी पहले आई. फर्स्ट स्लेव, देन खलजी, देन तुगलक, देन सैयद और लास्ट में लोधी. इनका सीक्वेंस फ्रॉम दिस पेज यू हैव टू लर्न द सीक्वेंस. फिर उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि उसमें से रूलर, अगर बाय चांस आपको पूछा जाए रजिया और मोहम्मद तुगलक, इसमें से पहले कौन आया, तो यू कैन इजिली आइडेंटिफाई. तुगलक डायनेस्टी बाद में थी, तो रजिया पहले थी. रजिया रूल्ड फर्स्ट, देन हु रूल्ड लेटर? मोहम्मद तुगलक. तो आपको रूलर्स का भी पता लग जाएगा कि किसने किसके बाद रूल किया. ठीक है, फ्रॉम दिस पेज यू कैन ओनली रीड आउट द डायनेस्टीज एंड द नेम्स ऑफ द रूलर्स. देन द स्टूडेंट सेड अबाउट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर. बेटा जब रूलर्स थे ना, दे ट्राई टू कैप्चर द एरिया. सबसे पहले दिल्ली सुल्तान्स ने उन एरियाज में रहना स्टार्ट किया जहां पे गैरिसन टाउन्स थे. अब गैरिसन टाउन्स क्या है? सेटलमेंट ऑफ सोल्जर्स, जहां पे उन्होंने अपने सोल्जर्स को रखा, उन्हीं एरियाज को कंट्रोल किया. अब उनको खाने पीने की चीजें भी चाहिए थी, क्रॉप्स मतलब कुछ भी फूड वगैरह चाहिए था. तो फॉर दैट दे वर डिपेंडिंग अपॉन द साइड एरियाज. पर उन जो साथ वाले एरियाज थे उनको कंट्रोल में नहीं किया. फॉर दैट दे स्टार्टेड प्लंडर, अटैक करना शुरू कर दिया. तो इनको ये प्रॉब्लम आई, तो दे स्टार्टेड टू कैंपेन्स. उन्होंने 2 कैंपेन्स की. दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो आपकी बुक में भी क्वेश्चन है. इंटरनल फ्रंटियर
एक्सटर्नल फ्रंटियर। पहले हम अपने आसपास के एरिया को कैप्चर कर लेते हैं, जब वो सारा एरिया कैप्चर हो जाएगा उसके बाद हम बाहर वाले एरिया को कैप्चर करेंगे। इंटरनल मींस एरिया कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड ऑफ द गैरिसन टाउन, ये गैरिसन टाउन के जो साथ वाली लैंड थी उसको कैप्चर करना। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने फॉरेस्ट कट किए। अब फॉरेस्ट कट होंगे तो उससे क्या हो जाएगा, दे एक्सपेल्ड, किसको बाहर निकाल दिया, हंटर एंड गैदरर्स एंड पेस्ट्रोलिस्ट। और उस जगह को किसे दे दिया, फार्मर्स को, पेजेंट्स को दिया। अब पेजेंट्स वहां पे क्या करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे। तो उस जगह पे, जो जगह उन्होंने खाली करवाई, जहां पे फॉरेस्टेड एरिया को क्लियर करवाया, वहां पे उन्होंने अपने गैरिसन टाउन्स बना दिए, अपने फोर्ट बनाने शुरू कर दिए, लैंड दे दी पेजेंट्स को। तो ये इनका इंटरनल कैंपेन था। अब उन्होंने अपना सारा एरिया, जो हम बात कर रहे थे ना, सिंध, दिल्ली, बंगाल, इन सारे एरियाज को इन्होंने अपने अंडर ले लिया था। अब ये नॉर्थ इंडिया की बात है, बट अब they wanted to go beyond that, they wanted to go beyond the garrison towns और hinterland, उनसे आगे जाना चाहते थे। तो they moved towards the south, नॉर्थ से वो साउथ की तरफ आए। अगर आप अपनी बुक में पेज नंबर 35 देखोगे, वहां पे जो मैप है, that shows you to the expedition, military expeditions of अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली से उसने अपनी आर्मी को कहां पे मार्च करवाया है, टुवर्ड्स द वेस्ट एंड साउथ। और ये स्टार्ट कब हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, और पीक पे सबसे हाईएस्ट फारदेस्ट एक्सटेंट कहां पे पहुंचा, मोहम्मद तुगलक के टाइम, ठीक है। और जब ये किसी एरिया पे अटैक करते थे तो वहां से वैल्यूएबल गुड्स, इवन वहां के लोगों को स्लेव बना लेते थे, एलिफेंट्स को कैप्चर करते थे, हॉर्सेस को कैप्चर करते थे। सो दीज थिंग्स वर डन बाय देम। इतना बड़ा एम्पायर इन्होंने अपना कंसोलिडेट कर लिया, साउथ में भी नॉर्थ में भी। अब इसको एडमिनिस्टर भी तो करना था, लुक आफ्टर करना था। दे डिडंट हैविंग फेथ इन अरिस्टोक्रेट्स, नॉट हैविंग फेथ इन बिग लैंडलॉर्ड्स। उनको फेथ ही नहीं था, क्योंकि उनको पता था व्हेन दे गेन द पावर दे ट्राई टू बी इंडिपेंडेंट। तो उन्होंने अपने गवर्नर्स किसको बनाया, उन्होंने अपने गवर्नर्स बनाया स्लेव्स को। और इन पर्शियन लैंग्वेज उस स्लेव्स के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है, कैन यू राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। स्लेव्स को पर्शियन लैंग्वेज में क्या वर्ड यूज किया है, दे हैव यूज्ड फॉर द स्लेव्स, हरिया। वेरी गुड, जयादित्य हैज गिवन द राइट आंसर। वेरी गुड एंजल, बंधगान, इट्स बंधन, इट्स नॉट बंधना, इट्स बंधगान। वेरी गुड त्रिशा। तो उन्होंने अपने गवर्नर्स किसको और एडमिनिस्ट्रेटर किसको चुना, बंधगान को, ठीक है। और इसके साथ एक नया कॉन्सेप्ट भी आया क्लाइंट्स का। अब क्लाइंट्स कौन से लोग थे, क्लाइंट्स वो थे दोज हु अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अदर। जो इन सुल्तान्स के अंडर कुछ और रूलर्स आए होंगे, जिन्होंने ये सोचा होगा कि ये दिल्ली सुल्तान्स हैं, दे वर वेरी मच पावरफुल देन अस, वो उनके प्रोटेक्शन में आ गए। So with the help of Bandhagans and with the help of clients they started ruling. पर प्रॉब्लम कब आती थी, जब सुल्तान्स चेंज होते थे, क्योंकि एवरी सुल्तान वाज हैविंग देयर ओन बंधगन्स, ओन क्लाइंट्स, तो कहीं ना कहीं वो मिसमैच हो जाता। अब जो इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री मैनेजमेंट, जहां पे दे अपॉइंटेड द मिलिट्री कमांडर्स। और उन मिलिट्री कमांडर्स को सैलरी की जगह क्या दिया गया, पीस ऑफ लैंड। कैन यू टेल द नेम गिवन फॉर पीस ऑफ लैंड, क्या कहा जाता था द पीस ऑफ लैंड गिवन टू द मिलिट्री कमांडर्स, राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड अवनी, अनवी, इक्ता, वेरी गुड, वेरी गुड। तो उनको जो लैंड दी जाती थी दैट वाज इक्ता, और बिकॉज दे वर होल्डिंग दैट लैंड, तो उनको क्या कहा जाता था, इक्तादर और मुक्तीज। मिलिट्री कमांडर्स, दोज हु वर होल्डिंग द लैंड, दे वर नोन एज इक्तादर और मुक्तीज। वेरी गुड मान्या। अब इनके काम क्या होते थे, व्हाट ड्यूटीज दे परफॉर्म, पहला लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, सेकंड मिलिट्री कैंपेन्स करना, मतलब जहां पे जरूरत है वहां पे मिलिट्री लेके जाना, अटैक करना, और जो एरिया उनको दिया गया है वहां पे लॉ एंड ऑर्डर बनाना। अब पता है क्या हुआ, जो ये रूलर्स थे ना, ये
ये बहुत ज्यादा ब्रेनी थे, उनको था कि इनके पास हमने लैंड भी दे दी है जहां से ये रेवेन्यू लेंगे, इनके पास सोल्जर्स भी हैं, कहीं ऐसा ना हो अगेन दे गेन द पावर एंड दे वेंट अगेंस्ट इट। इनके लिए इन्होंने एक चेक रखा। सबसे बड़ी बात जो इक्ता था ना, दैट वाज ट्रांसफरेबल, इनहेरिटेड नहीं था कि एक इक्ता जिसको मिला आगे उसके सन को मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा हमारा जो ये इक्ता सिस्टम है दैट इज ट्रांसफरेबल, और ये चीजों को इन्होंने बहुत सिवियरली इम्पोज किया। उन्होंने अकाउंटेंट्स रखे, अकाउंटेंट चेक रखते थे कि जो ये मुक्तिज हैं उतना ही रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं जितना हमने कहा है, उतने ही सोल्जर्स रख रहे हैं जितना हमने कहे हैं। So all these things were done by the sultans to keep check on them. And just write down in the chat box the types of taxes collected by the Delhi sultans. पहले तो how many taxes and then types of taxes. Hurry up, write down in the chat box. Anvi has written 3. Very good, very good. Bani, it's wrong. It's not 40. It's 3. Ekam, very good. Sahib Jot, yes. Just mention the taxes collected. Taxes collected on cattle, half of the produce, on houses, kharaj. Very good. So 3 types of taxes were collected. One is the 50% of the produce, that was known as kharaj, then on the cattle and on the houses. पहले जो ये taxes थे, who were collecting? Big landlords. यहाँ पे भी ये जो थे ना बहुत ब्रेनी निकले। इन्होंने कहा ठीक है, पहले आप टैक्स लगा भी रहे थे, कलेक्ट भी कर रहे थे ना ये बिग लैंडलॉर्ड्स, नाउ दे वर फोर्स्ड टू गिव द टैक्स। पहले आपका काम था टैक्स लगाने का और इकट्ठा करने का, पर अब आपका क्या है, अब आप टैक्स लगाओगे नहीं, इकट्ठा नहीं करोगे, यू शुड ऑल्सो पे द टैक्स। मतलब उन्होंने लैंडलॉर्ड्स को, चेफ्टियंस को कहा कि अब आपका ये रूल चेंज हो गया है, अब सारा का सारा रेवेन्यू कहाँ पे आएगा, स्टेट के पास, सुल्तान के पास आएगा। ठीक है, वेरी गुड तेजस, किंग्स के पास आएगा। यस, नाउ अब जो आपका लास्ट आता है, दैट एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स टेकन बाय अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। बेटा जब ये दोनों रूलर्स थे ना, उस टाइम पे इन्वेजन्स हो रही थी फ्रॉम मंगोल्स, मंगोलिया से थे। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे अटैक करना शुरू किया। चंगेज खान था उनका जो रूलर था, उसने वहां पे अटैक करना शुरू किया दिल्ली पे। तो अब इन दोनों रूलर्स ने कैसे मेजर्स अडॉप्ट किए? अगर हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, अलाउद्दीन खिलजी अडॉप्टेड द डिफेंसिव मेजर्स। उसने लास्ट स्टैंडिंग आर्मी रखी, इसलिए अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने एरिया को बचाने के लिए। He raised the large standing army to defend his people, his territories. जबकि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, क्योंकि उसने एक बार उसको चंगेज खान उसकी आर्मी को हरा दिया था, तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। उसने जो आर्मी रखी फॉर ऑफेंसिव, फॉर अटैक पर्पस, ही वांटेड टू अगेन अटैक ऑन द मंगोल्स। उसने अपने लोगों की प्रोटेक्शन के लिए नहीं रखी। अब बेटा देखो, जब आप किसी पे अटैक करते हो तो you required so many military equipment, you required so many soldiers, और जब लड़ाई होती है तो so many people were also killed। तो उसके जो measures थे that were offensive, offensive measures were there। okay, अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, he constructed new garrison town। उसने अपने soldiers को रखने के लिए एक नया टाउन बनाया दिल्ली में, that was सिरी, जहां पे उसने अपने soldiers को प्लेस किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या दिमाग लगाया, मैंने नया टाउन नहीं बनाना, जो मेरा पुराना टाउन है मैं वहां से लोगों को निकाल के अपने सोल्जर्स को वहां प्लेस कर दूंगा। और उन लोगों का क्या होगा, ही सेंड देम टू अनदर कैपिटल, दैट वाज दौलताबाद। और वो दौलताबाद कहाँ थी, साउथ में। बेटा जब आपको जबरदस्ती कहा जाए कि आप किस एरिया में चले जाओ, और उस टाइम पे मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं थे, so the people faced a lot of problems at that time। ठीक है, बहुत सारे लोग अनविलिंगली मूव किया, दिल्ली से दौलताबाद गए, दे वर किल्ड। ठीक है, कोई वैसे ही सफर करते करते बीमार हो गए, मर गए। तो दैट वाज आल्सो अ फेलियर। फिर उसने कहा, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि अब मैंने गैरिसन टाउन बनाया है, अपने सोल्जर्स रखे हैं, सो दे शुड बी फेड आल्सो, इनको खाने के लिए भी चाहिए। तो वो कहाँ से मटेरियल आएगा,
जो उन्होंने 50% टैक्स लगाया। अब यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या कहा, नहीं जी 50% के अलावा भी एडिशनल टैक्स दो ताकि मैं अपनी आर्मी को फीड कर सकूं। और जिस टाइम पे उसने एडिशनल टैक्स लगाया वहां पे फेमाइन था, सूखा पड़ा हुआ था, ठीक है। तो ही वेंट रॉन्ग ओवर हेयर। अब सैलरी देनी थी, अलाउद्दीन खलजी ने क्या कहा, अब मैं इक्ता की फॉर्म में सैलरी नहीं दूंगा, मैं कैश की फॉर्म में सैलरी दूंगा। अब कैश जब हाथ में आएगा, सोल्जर्स मार्केट में चीजें खरीदने जाएंगे, तो क्या होगा, जो मर्चेंट्स होंगे वो कुछ रेट्स को मतलब हाई करेंगे ना, बढ़ा के प्राइस लेंगे। तो ही ट्राई टू कंट्रोल द प्राइस ऑफ द गुड्स। और जबकि मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, उसने टोकन करेंसी निकाल दी। मतलब गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स भी थे, पर टोकन करेंसी किसकी निकाली, कॉपर की, ब्रॉन्ज की, इजी कोई भी उसकी नकल बना सकता था। लोगों ने क्या किया, गोल्ड और सिल्वर के कॉइन अपने पास रख लिए संभाल के, और टोकन करेंसी को यूज करना शुरू कर दिया। रिजल्ट क्या हुआ, मोहम्मद तुगलक की ट्रेजरी टोकन करेंसी से भर गई और लोगों के घर किससे भर गए, गोल्ड और सिल्वर से। अगेन इट वाज अ फेलियर। तो जो हमारे जो हिस्टोरियंस भी हैं, जो क्रॉनिकल्स भी हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो हमारा अलाउद्दीन खलजी है उसके मेजर्स बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं एज कंपेयर टू द मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक ने बहुत अच्छे, नो डाउट उसने अपनी तरफ से बहुत अच्छा करने की कोशिश की, बट ऑल दीज मेजर्स वर फेलियर। उसने आर्मी रखी, उसने कश्मीर पे अटैक किया, वहां पे वो हार गया, फिर उसने अपनी आर्मी नहीं रखी, ठीक है। फिर उसने अपनी पहले कैपिटल शिफ्ट की दिल्ली टू दौलताबाद, फिर लोगों को कहा दौलताबाद से फिर से दिल्ली आ जाओ, तो दैट वाज टोटली रॉन्ग, ठीक है। टोकन करेंसी, दैट वाज आल्सो रॉन्ग। और उसके बाद जो उसने टैक्सेस लगाए, उस टाइम पे फेमाइन था, तो द पीपल वर अगेंस्ट हिम। So all his measures were totally went against them. So I hope your queries will be resolved. You can raise hand still if you have any query.